हेलो एवरीवन। ये KGS IAS का पेपर है 71th BPSC प्रीलिम्स के लिए। ये टेस्ट पेपर नंबर 29 है और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 15। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में निम्नलिखित प्रागैतिहासिक स्थलों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें यहाँ पर पहले देखें, इसमें बताना है दक्षिण से उत्तर की तरफ को, इस तरीके से। तो इसमें जो आएगा दक्षिण में सबसे पहले आएगा दूसरा ऑप्शन ब्रह्मगिरी, 2 होगा। उसके बाद होगा यहाँ पर चिरांद, उसके बाद चिरांद होगा, उसके बाद होगा मेहरगढ़, 3। 2 1 3 आ रहा बी ऑप्शन में, बी आंसर इसका सही है। जो ब्रह्मगिरी है ये कर्नाटक में है, चिरांद देखें तो ये बिहार में है, और मेहरगढ़ ये पाकिस्तान या बलूचिस्तान में है। तो इस तरीके से इसका कूट है। नेक्स्ट 2, निम्नलिखित में से किस कारक के मगध को सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरने में सक्षम बनाया? इसमें यहाँ पर उपजाऊ मैदान और परिवहन के लिए नदी मार्ग, 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट है, बी आंसर इसका सही है। जो मगध की भौगोलिक अवस्थिति वृद्धि और विस्तार के लिए अत्यधिक अनुकूल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है? इसमें यहाँ पर योगाचार और माध्यमिक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 4, यूनानी लेखकों ने किस शासक को अमित्रोचेट्स या अमित्रघात कहा था? ये कहा था बिंदुसार को, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिव के 3 मुखों को दर्शाने वाली प्रसिद्ध महेश मूर्ति के लिए जाना जाता है? इसमें एलिफेंटा की गुफाओं, इनको जाना जाता है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सम्राट हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है, उनके द्वारा अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया गया। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा उसे नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया गया था, जो सम्राट हर्षवर्धन है। दोनों कथन इसमें सही हैं, तो दोनों ऑप्शन सी में आ रहे हैं, सी आंसर इसका सही होगा। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने दक्कन की ओर विस्तार करने का प्रयास किया था, लेकिन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर उसे पराजित किया। तो यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 7, श्रीलंका का मेघवर्मन बोधगया में मठ बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए किस शासक के दरबार में आया था? ये आया था समुद्रगुप्त के दरबार में, तो सी आंसर इसमें सही है। 4वीं शताब्दी में, ये 4वीं शताब्दी के आसपास राजा मेघवर्मन ने गुप्त दरबार में दूत भेजे, जिससे उन्हें श्रीलंका के बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बोधगया में एक विश्राम स्थल और मठ बनाने की अनुमति मिल सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, किसी भी हड़प्पा स्थल पर मंदिर या औपचारिक धार्मिक संरचनाओं का कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है पहला ऑप्शन इसका। दूसरा ऑप्शन है, कालीबंगन में, कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में, इसमें भूकंप के पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले। दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो सी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की कला और वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, मथुरा कला शैली के कलाकारों ने अपनी मूर्तियों में ग्रीको रोमन जैसी यथार्थवादी विशेषताओं को अपनाया। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। मथुरा कला में, जो मथुरा कला शैली है, इसमें स्वदेशी भारतीय परंपराओं पर विकसित की गई थी, तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। तो पहला ऑप्शन गलत होने के बाद 2 ऑप्शन गलत हो गए और दूसरा ऑप्शन इसमें होगा ही होगा। जो वृद्धेश्वर मंदिर में चौल चित्रकलाएं देखने को मिलती हैं, करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है, बिहार के चौसा से कुषाण काल के जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली हैं, तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तो 2 और 3 ऑप्शन इसमें आ रहा है सी में, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र में गूढ़ युद्ध शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है गुप्त युद्ध, जिसमें एजेंटों और गुप्तचरों के साथ गुप्त अभियान शामिल होते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 11, साम्राज्यों और उनके संस्थापकों के निम्नलिखित युग्मों में से विचार करना है। राष्ट्रकूट की बात करें तो यहाँ पर इसमें पहला
ठीक है, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग से ही। अजमेर के चौहान, जो अजमेर के चौहान हैं, इनकी इसकी स्थापना वासुदेव या किसी प्रारंभिक चौहान शासक ने की थी, जिसमें पृथ्वी राज चौहान 12वीं शताब्दी ईस्वी के सबसे प्रसिद्ध राजा बने थे, ना कि चंद्रदेव थे। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है कन्नौज। कन्नौज के प्रतिहार ये नागभट्ट प्रथम थे। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। 1 और 3 ऑप्शन ए में आ रहा है, ए आंसर इसमें सही है। इसमें कन्नौज के प्रतिहार राजवंश की स्थापना 8वीं शताब्दी ईस्वी में नागभट्ट के द्वारा की गई थी, नागभट्ट प्रथम के द्वारा, और 8वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 12। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने सेना के लिए दीवान ए अर्ज नामक एक अलग विभाग स्थापित किया था? दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज सैन्य मामलों का प्रबंधन करने से संबंधित है और यह गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में किया गया था। यहाँ पर दीवान ए अर्ज, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 13। सम्राट अकबर के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से देखना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला ऑप्शन है उन्होंने धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए गैर मुस्लिमों पर से जजिया कर हटा दिया गया था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने जब्ती प्रणाली लागू की जो एक मानकीकृत मुद्रा पर आधारित भूमि राजस्व प्रणाली थी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा है उन्होंने वित्त, सैन्य और धार्मिक मामलों के लिए समर्पित मंत्रालयों के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा की स्थापना की, तीसरा भी इसमें ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1 2 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर मध्यकालीन युग के दौरान प्रांतीय राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। सरकी वंश की स्थापना दिलावर खान ने की थी और इसकी राजधानी जौनपुर थी। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। जो सरकी राजवंश है जिसने जौनपुर सल्तनत पर शासन किया था, इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में मलिक सरवर जिसे ख्वाजा ए जहां के नाम से भी जाना जाता है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1518 में की थी, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो बी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 15। बख्तियार खिलजी जिसने बिहार में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया था, किस शासक के अधीन सेनापति के रूप में कार्यरत था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में, तो सी आंसर इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 16। INA राहत और जांच समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। इसमें पहला ऑप्शन है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, नहीं। जो INA है, INA और जांच समिति के संबंध में बताना है, तो इसमें यहाँ पर ये जांच समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के जो कैदियों को उनके मुकदमों के बाद 1945 से 1946 में जो लाल किला मुकदमों के बाद सहायता और पुनर्वास प्रदान करने के लिए की गई थी और जो आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की दुर्दशा को दूर करने के लिए ऐसा किया गया था, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है इसका मुख्य उद्देश्य INA के कैदियों को उनके मुकदमे के बाद पुनर्वास करना था, यही है, दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 17। किस अधिनियम जिसे हाफ लॉफ सिस्टम कहा जाता है के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? ये पिट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत की गई थी, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, यह प्रसिद्ध टिप्पणी किस भारतीय नेता ने दी थी? ये दी थी अरविंदो घोष जी के द्वारा भीख मांगने वाली संस्था के रूप में, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है गांधी जी से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें यहाँ पर देखें, पहले दांडी मार्च आएगी। दांडी मार्च जो हुई थी 1930 और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँच गए थे, जो नमक के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक मार्च का नेतृत्व किया गया था। 12 मार्च से शुरू किया गया था, 12 मार्च 1930 से, और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। दांडी मार्च ये 1930 का है। फिर यहाँ पर देखें उसके बाद गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 का है, ये 1931 का है। फिर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, इसमें गांधी जी ने यहाँ पर भाग लिया था क्योंकि गांधी इरविन समझौता
हो गया था। तो इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, ये 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 में। और फिर उसके बाद सेवाग्राम जो वर्धा आश्रम है, इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। यहाँ पर 1936 में सेवाग्राम वर्धा आश्रम की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले जो आएगा दूसरा और तीसरा 4 और 1, तो इसमें डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 20, किस वायसराय ने सिविल सेवाओं में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल करने के लिए एचिसन आयोग की स्थापना की थी? ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई थी। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को 1915 में भारत आगमन पर एक वर्ष पूरे देश भर में भ्रमण करने की सलाह दी थी? इसमें यहाँ पर जब गांधी जी 1915 में यहाँ पर भारत आगमन हुआ था, तो ये सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, और ये राजनीतिक गुरु भी थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले। डी आंसर इसमें सही है। 22 है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किस तारीख को घोषणा की कि ब्रिटेन 30 जून 1948 तक भारत में हट जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन इसमें सही है, 20 फरवरी 1947 को बोल दिया गया था। उस टाइम प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव इसमें नहीं था? इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं था। गवर्नर जनरल का पद तत्काल समाप्त कर दिया गया तथा युद्धकालीन रक्षा का कार्यभार भारतीय नेताओं को सौंप दिया गया, ऐसा इसमें नहीं बोला गया था। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 24, महात्मा गांधी के अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थे? ये थे यहाँ पर रस्किन, टॉलस्टॉय, थोरो से संबंधित थे। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से कौन गांधीवादी आदर्शों के प्रति समर्पण के कारण गांधी बूढ़ी और ओल्ड लेडी गांधी के नाम से लोकप्रिय थी? यहाँ पर ये थी मातंगिनी हाजरा। सी आंसर इसमें सही है, इनके नाम से ये लोकप्रिय थी, और ये क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित संवैधानिक पदों को वरीयता के दृष्टिकोण से उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा उपराष्ट्रपति आएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 आएगा, फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद 4, फिर यहाँ पर 1 2 3, तो ए आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27, संशोधन की निम्नलिखित प्रक्रिया पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन देखना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब महाभियोग चलाया जाता है तो यहाँ पर 2/3 मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, भारत में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है, संघीय प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तीनों ऑप्शन से इसमें सही है, लेकिन इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन पूछा गया है, तो गलत ऑप्शन पूछा जाएगा तो इनमें से गलत कोई सा भी नहीं है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही कथन भी देखना है। भारतीय संविधान के भाग 21 में मूलतः आर्टिकल 371 से 371 जे तक 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, ये 371 से 371 जे तक दिया गया है और भाग 21 में, और इसमें यहाँ पर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ना कि इसमें 12 राज्यों के लिए हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। अब पहला ऑप्शन इसमें गलत करते हैं तो आंसर निकल जाता है, सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन मतलब कि 2 और 4। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, 371 ए, जो 371 है ये असम के लिए नहीं है बल्कि नागालैंड को विशेष प्रावधान देता है। 371 बी असम के लिए विशेष प्रावधान बताता है, तो सी आंसर इसका सही होगा। 29 है, भारत में कार्यपालिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन
है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये यहाँ पर 24 जनवरी को नहीं, जबकि यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। पहला ऑप्शन इसमें गलत करे तो दो ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो रहे, तीसरा तो सही है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 231, ये आर्टिकल 231 में किया गया है। तो 2 और 3 ऑप्शन इसमें सही है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। न्यायिक समीक्षा से संबंधित देखना है इसमें और सही कथन बताने हैं। भारत में संविधान स्वयं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संवैधानिक संशोधन द्वारा कम किया जा सकता है। ये ऑप्शन ना इसमें गलत है। भारत में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, न्यायपालिका को संवैधानिक वैधता के लिए सरकार के कानूनों और कार्यों की जो समीक्षा करने की अनुमति देती है, और इसे संविधान संशोधन द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला था, उसमें ऐसा बोला गया था कि एक बुनियादी विशेषता के रूप में मान्यता दी गई न्यायिक समीक्षा को। तो इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। सही ऑप्शन बताना है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी देखने हैं। पहला है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उसे केवल संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। गलत है पहला ऑप्शन। ये राज्यपाल के द्वारा नहीं, बल्कि संसद में महाभियोग प्रक्रिया और उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश की इसमें आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। 317 आर्टिकल में ऐसा बताया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, सही ऑप्शन बताना है तो केवल बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 32। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने 1991 की जनगणना के बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया? इसमें यहाँ पर है ये 87वां 87वां है। सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। और ये 87वें संविधान संशोधन 2003 ने जो 2003 में हुआ था, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को आधार बनाने का प्रावधान किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। संसद के प्रस्तावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन देखने हैं। इसमें पहला है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव संसद में किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री का ध्यान किसी अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में यही होता है। दूसरा ऑप्शन है कार्य स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दोनों का उल्लेख कार्य विधि नियमों में किया गया। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया में कोई भारतीय नवाचार नहीं है। इसमें यहाँ पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है, यह 1954 से चलन में है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 1 और 2 ठीक है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 34। निम्नलिखित में से किसे यह निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किन जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति माना जाएगा? ये राष्ट्रपति जी के द्वारा। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। लोकसभा की पीठासीन अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हुए प्रथम दृष्टया मतदान नहीं कर सकते हैं। इसमें सही है पहला ऑप्शन, जो यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही जब भी सदन की अध्यक्षता करते हैं तो पहली बार में मतदान नहीं करते हैं। दूसरा है जब उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, वो नहीं कर सकता है। यहाँ पर तीसरा है
दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करते समय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ये निष्ठा की शपथ नहीं लेते हैं। ये यहाँ पर जब अपना पद ग्रहण करेंगे तो कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञान नहीं लेते हैं, ऐसे ही शपथ ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें केवल एक ही ठीक होगा, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भारत के न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है। पहला ऑप्शन है, वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन किसी भी मामले पर मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हुए उन्हें कई कार्यकालों के लिए पुनर्नियुक्ति का अधिकार है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। आर्टिकल 76 का जो क्लोज 2 है उसमें ऐसा बताया गया है। तीसरा ऑप्शन है, कुछ मामलों में उन्हें क्षमादान देने का अधिकार है। ऐसा तो नहीं है, राष्ट्रपति जी को है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन ही ठीक होगा, 1 और 2। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 37। विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत ऑप्शन है। इसमें यहाँ पर 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य में निवास करने वाले तथा 3 वर्ष से कार्यरत स्नातकों द्वारा किया जाता है। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है, इनमें से 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। इसके कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, 5/6 नहीं है, जबकि इसमें यहाँ पर 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं। डी ऑप्शन इसमें संसद को विधान परिषद की मौजूदा संरचना को संशोधित करने या बदलने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 169 में बताया गया है। डी आंसर भी इसमें सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन देखना है, तो सी आंसर इसमें गलत है। ये इसके प्लेस पर 1/6 होना चाहिए, ना कि 5/6। नेक्स्ट 38। आपातकाल के दौरान राज्य विधान पर केंद्र के नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है, केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि वे वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रखें। ठीक है, ऐसा बताया गया है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित नहीं कर सकते हैं। इसमें संशोधित किया जा सकता है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ए आंसर इसका सही होगा, केवल 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखना है। प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो प्राक्कलन समिति है ये 1921 में बनाई गई थी और यहाँ पर ये जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था 1950 में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है इसमें दूसरा ऑप्शन, लोक लेखा समिति का गठन जॉन मथाई की समिति पर किया गया था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। यहाँ पर 1921 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के बाद ये इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की लेखा रिपोर्ट में वर्णित सरकारी व्यय की जांच करना है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। तीसरा है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई थी। ये भी गलत है, ये 1964 में की गई थी और इसका गठन कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर आधारित है। तो तीनों ऑप्शन इसमें गलत है, सही ऑप्शन कोई सा भी नहीं होगा। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित वैधानिक निकायों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। अब इसमें यहाँ पर देखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है CVC 1964 का है। ये केंद्रीय सूचना आयोग, जो केंद्रीय सूचना आयोग है ये 2005 का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये है 1993 का। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये 1992 का है, 19 और 92 का। तो इसमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 आएगा, 4 के बाद आएगा इसमें 1992।
1964 के बाद आएगा इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसमें 4, 2, 1, 3 बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 41, प्राय चर्चा में रहने वाला संजय अग्रवाल समिति निम्नलिखित में से किससे ये संबंधित है? इसमें कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तंत्र की समीक्षा करने से संबंधित है। संजय अग्रवाल समिति, ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 42 है यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो आईआईपी है के संबंध में सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। वर्तमान में इसकी गणना 2015 से 2016 को आधार वर्ष मानकर की जाती है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये 2011-12 को मानकर की जाती है, ना कि 15-16 को। इसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा संकलित एवं प्रकाशित किया जाता है। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी गलत है। इसे यहाँ पर जो एनएसओ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के नाम से जाना जाता था, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपी के तहत कार्य करता है और मासिक आधार पर इसकी गणना की जाती है। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है, सही ऑप्शन बताना, डी आंसर इसका सही होगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है 43 है हाल ही में स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में कितने नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है? इसमें यहाँ पर 3.5 करोड़ करना है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 44, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन भी देखना है। यह रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। गलत है, एनएसओ के द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन, पहला तो ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें भारतीय श्रम बाजार, इसमें ऐसा लगेगा कि श्रम से है, ये भी श्रम से है, तो इसके द्वारा ही जारी की जाती होगी। इसमें भारतीय श्रम बाजार से संबंधित त्रैमासिक और वार्षिक श्रम रोजगार बेरोजगारी डेटा शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो सही ऑप्शन पूछा गया है तो बी आंसर इसका सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट है 45, केंद्रीय बजट 2025-26 में वार्षिक किराए पर स्रोत पर कर कटौती टीडीएस सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसमें यहाँ पर 6 लाख रुपए कर दी गई है, 2.4 से बढ़ाकर, तो बी आंसर इसका सही है, 6 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट है, 130 है, इसमें सी आंसर करेक्ट है, 130 है। और यहाँ पर 193 देशों और क्षेत्रों में 130वें स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से सकल घरेलू उत्पाद की सही परिभाषा क्या है? इसमें किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य प्लस के विदेशों से अर्जित निवल कारक आय, ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? 16वें वित्त आयोग का सदस्य इसमें रवि प्रकाश मिश्र नहीं है, तो डी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 49, द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें एम विश्वेश्वरैया है, तो सी आंसर इसका सही है। यहाँ पर 1934 में लिखी थी कौन सी पुस्तक? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, और उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, मजदूरी दर सूचकांक WRI के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से देखना है कौन सा कथन इसमें सही है? इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, पहला ऑप्शन इसमें सही है, जो मजदूरी दर सूचकांक है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ही जारी किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, ये सूचकांक 1957 से चयनित उद्योगों के लिए संकलित किए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ये 1957 से नहीं है बल्कि 1969 से है। नेक्स्ट है तीसरा, भारत में WRI की गणना के लिए आधार वर्ष इसमें 2016 है, ना कि 2011
2012 है, आधार वर्ष है इसमें 2016। तो इसमें सही ऑप्शन पूछा गया है, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। इसमें 2016, ये 1969 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिना किसी संपार्श्विक के बैंकों से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए उपयोग किया गया है, और इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें स्थायी जमा सुविधा है, बी आंसर इसमें करेक्ट होगा। स्थायी जमा सुविधा जो एसडीएफ भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक ऐसा साधन होता है जो बैंकों को बिना कोई प्रतिभूति दिए हुए अधिशेष धनराशि जमा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है कोर मुद्रास्फीति में अस्थिर खाद्य और ऊर्जा कीमतें शामिल नहीं होती हैं। जो टोटल मुद्रास्फीति होती है उसमें से इनको माइनस कर दिया जाता है। और जो हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को परिवर्तन को मापती है। हेडलाइन में सभी को मापेगी, जबकि कोर मुद्रास्फीति में जो अस्थिर खाद्य और ऊर्जा की जो कीमतें होती है ना, उनको माइनस कर दिया जाता है, शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही है, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई या थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई, जो डब्ल्यूपीआई होता है उसमें यहाँ पर केवल वस्तुओं को ही उसमें शामिल किया जाता है, जबकि सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 53 है जीडीपी डिफ्लेटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और सही ऑप्शन यहाँ पर देखना है। इसमें पहला ऑप्शन है जीडीपी डिफ्लेटर वह मूल्य सूचकांक है जो देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर को संदर्भ प्रदर्शित करता है। करेक्ट है। यह किसी देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा है यह जीडीपी अनुमानों के साथ केवल तिमाही आधार पर उपलब्ध है। ये तिमाही आधार पर ही उपलब्ध है। इसमें सही ऑप्शन पूछा गया तो डी आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 54 बेरोजगारी की प्राकृतिक स्वाभाविक दर के घटक इसमें क्या हैं? इसमें यहाँ पर संरचनात्मक और घर्षणात्मक है। बेरोजगारी की प्राकृतिक जो स्वाभाविक दर है, इसके घटक यहाँ पर संरचनात्मक और घर्षणात्मक हैं, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 55। भारत में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है इसके दिशा निर्देश वित्त मंत्रालय द्वारा सहकारी बैंकों के परामर्श से जारी किए जाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए गए जो प्राथमिक क्षेत्र ऋण है पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दिशा निर्देश का उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनको जारी किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें यहाँ पर गलत है। दूसरा ऑप्शन है शहरी सहकारी बैंकों को किसानों की सहकारी समितियों को ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसमें बी ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन इसमें पूछा गया है, तो बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जंगल में आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं? ये की गई हैं उत्तराखंड में, तो ए आंसर इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयला भंडार को बनाने में सबसे अधिक समय लगता है? इसमें लगता है जो एंथ्रासाइट कोयला होता है इसको। डी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। 58 है इसमें पारिस्थितिक संवेदनशील जो SEZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन बताने हैं। इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। पहला ऑप्शन है एक बार जब किसी क्षेत्र को SEZ के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है तो वहां रहने वाले लोगों का विस्थापन या निष्कासन अनिवार्य हो जाता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है, ये अनिवार्य नहीं होता है।
और इको सेंसिटिव जोन जो क्षेत्र घोषित किया जाता है वो जो 1986 का एक्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही किया जाता है किसी क्षेत्र को ESZ के रूप में। पहला कथन इसमें गलत है। किसी भी संरक्षित क्षेत्र के आसपास ESZ का आकार एक समान रूप से निश्चित होना आवश्यक नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है SEZ में वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और ईंट भट्टों की स्थापना निषिद्ध गतिविधियां होती हैं। 2 और 3 ऑप्शन बी में आ रहा है। बी आंसर इसका सही है। इसका एक गलत होने से भी आंसर निकल रहा है। नेक्स्ट है 59। जब गर्मियों के दौरान हिमनद पिघलते हैं तो पानी बर्फ की सतह पर जमता है, किनारों से रिसता है या बर्फ के छिद्रों से होकर बहता है। यह पिघला हुआ पानी हिमनद के नीचे एकत्र होता है और उप हिमनद चैनलों में धाराओं की तरह बहता है। उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेपण भू आकृतियों का वर्णन किया जा रहा है? ये यहाँ पर किया गया है एस्कर का। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित कथनों में से देखना है गहन निर्वाह जो खेती होती है उसकी विशेषता बतानी है। इसमें पहला ऑप्शन है यह घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, यह काफ़ी हद तक शारीरिक श्रम पर निर्भर करता है। आमतौर पर धान और अन्य खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। इसमें आमतौर पर उन्नत तरीकों या प्रौद्योगिकियों का उपयोग नहीं किया जाता है। 1 2 3 4 इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है? इसमें यहाँ पर ओडिशा है, तो डी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनको यहाँ पर बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर नदियों का क्रम, और ये पश्चिमी घाट में जो नदियां बहती हैं उनका है। तो इसमें पहला है यहाँ पर जैसे कि इसमें महादयी नदी, जो महादयी नदी है वो आएगी पहले नीचे। महादयी नदी ये है इसमें यहाँ पर पहला, इसमें 2 ऑप्शंस में आ रहा है। फिर यहाँ पर उसके बाद होगा तीसरा सावित्री, उसके बाद तीसरा होगा, फिर उसके बाद है यहाँ पर ये दूसरा आ रहा है दमन गंगा पे, फिर उसके बाद चौथा बच जाता है 1 3 2 4 1 3 2 4 सी में आ रहा है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रम से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है? इसमें बतानी है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किस में सबसे अधिक है? तो ये है राजस्थान में सौर ऊर्जा की है और गुजरात में पवन ऊर्जा की है। तो इसमें जो आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर राजस्थान में सौर ऊर्जा के लिए और पवन ऊर्जा की है गुजरात में। सी आंसर है। नेक्स्ट है 64। वृक्ष और उनसे संबंधित वन के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। गुर्जन जो वन होते हैं ये सदाबहार वन ही होते हैं। महुआ ये यहाँ पर मानसून वन होते हैं। देवदार की बात करें तो ये होते हैं हिमालयी वन। इसमें यहाँ पर तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो डी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? इसमें यहाँ पर कौन से कारक हैं जो पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? इसमें यहाँ पर महासागरों से निकटता भी है, उच्चावच भी है, और यहाँ पर महासागरीय धाराएं भी हैं और अक्षांश भी है। इसमें चारों ही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 66। विश्व की सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषताओं और उनके स्थानों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर सही युग्म देखने हैं, कौन सा सही युग्म है। इसमें यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो फिलीपींस है। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह मलय द्वीप समूह इंडोनेशियाई है, ना कि यहाँ पर ये फिलीपींस है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है ये अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो
प्रायद्वीप है वो अरब प्रायद्वीप है। ये 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सऊदी अरब, यमन और ओमान जैसे क्षेत्र इसमें शामिल हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और सबसे बड़ा जो द्वीप है ये यहाँ पर बोर्नियो नहीं है बल्कि ग्रीनलैंड है। तो इसमें केवल एक ही युग्म सही होगा, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, पहलगाम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ये है यहाँ पर लिद्दर नदी के तट पर, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 68, रीगा चीनी मिल का उद्घाटन बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? ये किया गया यहाँ पर सीतामढ़ी में, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखने हैं। पहला है बवंडर, टॉर्नेडो और चक्रवात साइक्लोन एक साथ नहीं उठते हैं। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। बवंडर और चक्रवात जिनमें क्षेत्र के आधार पर तूफान, टाइफून और उष्णकटिबंधीय चक्रवात शामिल होते हैं, तो यहाँ पर एक साथ यहाँ पर गंभीर मौसम प्रणाली बवंडर के रूप में ले सकती हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है बवंडर टॉर्नेडो तूफान हरिकेन की तुलना में बहुत छोटे पैमाने के होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो बी आंसर इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 70, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निगमित प्रमुख बंदरगाह है? इसमें है कामराज, ये डी ऑप्शन इसमें सही है। जो कामराज बंदरगाह है ये एन्नूर तमिलनाडु भारत का पहला और एकमात्र कॉर्पोरेट बंदरगाह है। इसमें डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय शहरों और उनके औद्योगिक उपनामों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें कौन सा युग्म है वो बताना है। पहला ऑप्शन है इसका रांची भारत का पिट्सबर्ग, रांची को नहीं कहा जाता है जमशेदपुर को कहा जाता है, तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है। वाराणसी उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है ना कि वाराणसी को कहा जाता है। 1 और 2 जिसमें ऑप्शन आ रहे हैं वो गलत ऑप्शन हो गया। 3 और 4 बच जाते हैं। चेन्नई भारत का डेट्रॉयट है, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। यहाँ पर 3 और 4 ऑप्शन सही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? इसमें आंतरिक भाग के प्रत्यक्ष स्रोत देखने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें ड्रिलिंग परियोजनाएं, ठीक है। भूकंपीय गतिविधि नहीं है, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है और यहाँ पर खनन भी है। आंतरिक भाग के जो प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष मतलब कि जो डायरेक्ट सोर्स होगा, तो 1 और 4 डी ऑप्शन में आ रहा है, डी आंसर इसका सही ऑप्शन है 72 का। नेक्स्ट है यहाँ पर 73, महाद्वीपों के भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर इसमें विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी देखना है। भूमध्य रेखा लगभग अफ्रीका के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है ये लगभग मध्य से ही होकर गुजरती है, अफ्रीका के मध्य से। पहला ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा प्रायद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा है अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा भी गुजरती है। इसमें तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है, तो डी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 74, गरजते चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा शब्द का उपयोग नाविकों द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन करने के लिए किया जाता है? इसमें किया जाता है ये दक्षिणी गोलार्ध में शक्तिशाली और स्थायी जो पश्चिमी पवने हैं। ए आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा नहीं है? शीत महासागरीय इसमें अगुलहास नहीं है, ये हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। नेक्स्ट है 76, कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित होने वाला विश्व का पहला शहर बनने वाला है? ये अमरावती बनने वाला है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित होने वाला विश्व का पहला शहर अमरावती बनने वाला है। ए ऑप्शन इसमें सही है। 76 का ए है। नेक्स्ट है 77, आदि कर्म योगी अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है इसका लक्ष्य देश भर में 5 लाख आदिवासी गांवों और बस्तियों को कवर करना है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, 5 लाख नहीं है, यहाँ पर 1 लाख जनजातीय
जो जनजातीय गांव होंगे उनको कवर किया जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसे जनजातीय मंत्रालय जो कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 78, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? ये की थी बिहार राज्य के द्वारा, डी आंसर इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 79, पीएम धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी देखना है। यह योजना को 6 वर्षों की अवधि के लिए 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है यह 11 मंत्रालयों में 36 केंद्रीय योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करके 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों को लक्षित करता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है इसने कृषि उत्पादकता में सुधार करने के लिए पुरानी योजनाओं के स्थान पर नए कृषि कार्यक्रम शुरू किए हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो यह योजना किसी भी मौजूदा कार्यक्रम को शुरू या प्रतिस्थापित नहीं करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो चल रही योजनाएं उनको बेहतर समन्वय और समेकन करना है। ये नई योजना के लिए नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ए आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया गया है? ये यहाँ पर रूस के द्वारा बनाई गई है, सी आंसर इसमें सही है। ये 8 मैक की रफ्तार से उड़ती है, यानी 9,900 किलोमीटर प्रति घंटा। हाइपरसोनिक वह गति होती है जो 5 मैक से अधिक हो। 5 मैक से अधिक हो तो उसे बोला जाता है हाइपरसोनिक। नेक्स्ट है 81, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जो सरकारी एजेंसियों और आम जनता को देश भर में जलाशय भंडारण और रियल टाइम डेटा के सुगम्यता की सुविधा देता है? ये किया गया, सी ऑप्शन इसमें सही है, RSMS पोर्टल, यहाँ पर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है 82, भारत की जैव अर्थव्यवस्था के संबंध में यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में दर्ज $50 बिलियन से बढ़कर 2024 में $500 बिलियन हो गई है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। 2024 में 165 बिलियन डॉलर के करीब करीब थी और यहाँ पर 2025 में, यहाँ पर 2014 में देखें तो 10 बिलियन से बढ़कर 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर हो गई है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है इसे बायोटेक स्टार्टअप को दीर्घकालिक संस्थागत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए बायोसारथी नामक 3 वर्षीय मेंटरशिप पहल के रूप में लॉन्च किया गया है। बायोसारथी मेंटरशिप पहल 3 साल का कार्यक्रम नहीं है, जबकि 6 महीने के यहाँ पर संरचित कोहॉर्ट के रूप में तैयार किया गया है। इसमें यहाँ पर 6 महीने के लिए, ना कि इसमें 3 वर्षीय है। दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, डी आंसर इसका सही होगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है 83, हाल ही में उत्खनित लेवकाडा का प्राचीन रंगमंच किस देश में स्थित है? ये है ग्रीस में, तो डी आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन है। 84 है, एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के समयकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है? इसमें पहला ऑप्शन ही गलत है। इस नीति के प्रथम चरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटाकर 150 कर दी गई है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। 196 से घटाकर 82 कर दी गई है पहले चरण में। ए आंसर इसका सही है, गलत ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष पर रहा है? इसमें गुजरात रहा है 2022-23 में एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए। नेक्स्ट है 86 है, हाल ही में स्वीकृत जैविक विविधता विनियमन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। इसमें जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले व्यक्ति या उद्योग के वार्षिक कारोबार के आधार पर स्लैब निर्धारित
किए गए हैं। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन, यह विनियमन खेती से प्राप्त औषधि पौधों के उपयोगकर्ताओं को लाभ साझा करने की आवश्यकताओं से छूट देता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, सी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 87 निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में आर्टेमिस समझौते का 56वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? इसमें सेनेगल बन गया है, तो बी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 88, हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल बाली यात्रा और रथ यात्रा किस भारतीय राज्य के पारंपरिक त्योहार हैं? ये है ओडिशा के, सी आंसर इसमें सही है। 89 भारत की सीमा क्षेत्र में किसी भी विमान या भारत में पंजीकृत किसी भी विमान के नौवहन के दौरान या उसके कारण उत्पन्न दुर्घटनाओं की जांच करने की शक्ति किसके पास है? ये है विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB के पास, सी आंसर इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। इसकी स्थापना 1997 बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी, ठीक है। वर्तमान में इस पहल की अध्यक्षता भूटान के पास है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर जो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित छठे शिखर सम्मेलन के समापन के बाद बांग्लादेश के पास बिम्स्टेक की वर्तमान अध्यक्षता है। किसके पास है? बांग्लादेश के पास, ना कि भूटान के पास है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन इसमें ठीक ही है। 1 और 3 ऑप्शन सी में आ रहे हैं, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 91, किस देश द्वारा विश्व के पहले 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया? ये यहाँ पर जापान में, सी ऑप्शन इसका सही है। 92 है, कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसमें तेलंगाना बन गया है, ए आंसर इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 93, भारत के डीप ओशन मिशन के संबंध में इसमें गलत ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था, ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो डीप ओशन मिशन है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2021 में किया गया था, ना कि 2024 में। इसके अंतर्गत अरब सागर से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स निकालने के लिए राष्ट्रीय गहन जल अन्वेषण मिशन शुरू किया गया। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। ये यहाँ पर 2025 में की गई थी इसकी घोषणा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक पृथक पहल है। दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, गलत ऑप्शन पूछा गया है, तो सी आंसर इसका सही ऑप्शन होगा। दोनों गलत, सी में ही आ रहे हैं, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें किया गया दिनेश माहेश्वरी जी को, तो सी आंसर इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में किस राज्य ने कुरियन जोसेफ के नेतृत्व में राज्य केंद्र संबंधों की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की? ये की तमिलनाडु के द्वारा, डी आंसर इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें 96, पंगसो दर्रे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से देखना है कौन से कथन इसमें सही है। पहला, यह भारत म्यांमार सीमा पर पटकाई पहाड़ियों पर स्थित है और ऐतिहासिक स्टिलवेल रोड से जुड़ा हुआ है। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। हाल ही में सीमा व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का जश्न मनाने के लिए पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव नागालैंड में आयोजित किया गया। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का जश्न मनाता है और ये अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग चांगलांग जिले में हुआ था, ना कि ये नागालैंड में हुआ था, तो सही ऑप्शन इसका ए आंसर ही है। नेक्स्ट है 97, भारत सरकार किस शहर में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है? ये यहाँ पर ये बना रहा है अमरावती महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र का अमरावती है ना उसमें, तो यहाँ पर ए आंसर इसका सही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के माध्यम से और एयर इंडिया के सहयोग से महाराष्ट्र के अमरावती हवाई अड्डे पर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान
स्थापित करने की योजना बना रहा है और यह संस्थान जो 2026 की शुरुआत में चालू हो पाएगा। नेक्स्ट है 98। हाल ही में समाचारों में रहे मानव मेटान्यूमो वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस आरएसवी के समान परिवार से संबंधित है। ठीक है, यह मुख्य रूप से श्वसन तंत्र में संक्रमण का कारण बनता है, विशेषकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, सी आंसर इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 99। किस देश ने रोबोट और मानव दोनों प्रतिभागियों वाली दुनिया की पहली हाफ मैराथन का आयोजन किया? यह किया गया चीन के द्वारा। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 100। VVDN टेक्नोलॉजीज द्वारा निर्मित भारत के पहले पूर्ण डिजाइन किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सर्वर का क्या नाम है? इसमें आदि बोली है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 101। किस देश ने प्रोजेक्ट सिक्योर नामक एक पायलट परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य समुद्री जल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त करना है? ये यूके के द्वारा की गई। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 102। जब 40 डिग्री तापमान वाले एक लोहे की गेंद को 40 डिग्री तापमान वाले पानी के मग में डाला जाता है तो ऊष्मा स्थानांतरण का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें कोई ऊष्मा स्थानांतरण का प्रभाव नहीं होगा। बी आंसर इसमें सही है, क्योंकि ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रभावित नहीं होगी और न ही दोनों वस्तुओं के तापमान में कोई परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट है 103। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन से संबंधित है? इसमें भौतिक परिवर्तन से संबंधित है वो बताना है। अब जैसे यहाँ पर कागज को फाड़ना, कागज को यहाँ पर फाड़ा हमने तो ये तो होगा भौतिक परिवर्तन ही, फिर उसको जोड़ा भी तो जा सकता है। यहाँ पर चांदी का धूमिल होना, जो चांदी है चांदी का धूमिल होना, ये यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन का होगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें रासायनिक परिवर्तन का है। फिर है यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनना, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी रासायनिक परिवर्तन का है। कागज का जलना, ये भी यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन का है। कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन का है। आकार और आकृति बदलती है लेकिन रासायनिक संरचना सेलुलोज वही रहती है। तो इसमें जो होगा एक ही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें यहाँ पर ये बाकी के गलत हैं, 2, 3, 4 रासायनिक परिवर्तन के। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 104। 104 है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद खमीर द्वारा श्वसन रेस्पिरेशन के माध्यम से उत्पादित होता है जब इसे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। कोशिका विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी देखना है। पहला ऑप्शन है समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है जो आनुवंशिक रूप से मूल कोशिका के समान होती है। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन में 2 चक्र शामिल होते हैं और युग्मक बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या आदि कर दी जाती है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, दोनों ऑप्शन ठीक है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 106। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है विद्युत विभव। ए आंसर इसमें सही है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है ये विद्युत विभव। इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 107। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं बतानी है। बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन। एक अम्ल का तनुकरण, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। पानी के वाष्पीकरण, ये गलत है। और कपूर क्रिस्टल का इसमें ऊर्ध्वपातन, इसमें ओनली 1 और 2 ऑप्शन ठीक है। तो बी आंसर सही होगा। जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं होती हैं, जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, जैसे यहाँ पर इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक, जिसमें से ऊष्मा निकलेगी। जैसे कि जब पानी क्विकलाइम CaO अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बनता है और उसमें से क्या होगी, काफ़ी मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है, तो उसको यहाँ पर ऊष्माक्षेपी क्रियाएं बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम एक प्रकार के आनुवंशिक विकार के उदाहरण हैं। इसमें यहाँ पर ये गुणसूत्रीय विकार के हैं। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 109, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करता है, एक क्लाउड आधारित सेवा जो उपयोगकर्ताओं को स्थानीय इंस्टॉलेशन की आवश्यकता के बिना सीधे इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों तक पहुंचने की अनुमति देती है। तो बी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें 110, दर्पणों के अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। उत्तल दर्पण को वाहनों में साइड व्यू मिरर के रूप में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर गले और कान की जांच के लिए करते हैं। दोनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 111, निम्नलिखित में से कौन सा जीन संपादन उपकरण तंत्र नहीं है? इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं है। सी आंसर करेक्ट है, इसमें ये जीन संपादन उपकरण नहीं है। नेक्स्ट 112, वन डे वन जीनोम पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही ऑप्शन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है, यह पहल जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद ब्रिक के प्रथम स्थापना दिवस पर शुरू की गई। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य देश में पृथक किए गए पूर्णत एनोटेट जीवाणु जीनोम को जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा है, सूक्ष्म जीव सभी जैव भू रासायनिक चक्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीनों ऑप्शन इसमें सही है। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 113, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस सुपर कंप्यूटर प्रणाली का उद्घाटन किया? इसमें परम रुद्र है। सी आंसर इसका सही है, परम रुद्र। नेक्स्ट है 114, मत्स्य 6000 के संबंध में सही कथन यहाँ पर देखने हैं। पहला ऑप्शन है, यह गहरे समुद्र का अन्वेषण करने वाला भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इसे समुद्रयान मिशन के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया और महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इसको विकसित किया गया। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत ये हो गया। संभावना है कि 2026 तक यह मिशन 3 लोगों को लेकर 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र का अन्वेषण करेगा। 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 115, हाल ही में खबरों में रहे क्यासा-नूर वन रोग KFD का सामान्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें मंकी फीवर है। क्यासा-नूर वन रोग मंकी फीवर से संबंधित है। नेक्स्ट है 116, इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर IXPE के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, यह नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा का संयुक्त मिशन है। ये गलत है। जो इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोगी मिशन है। नासा और इतालवी, ना कि जाक्सा और नासा का है। पहला ऑप्शन गलत है। यह नासा का पहला मिशन है जो विभिन्न प्रकार की खगोलीय वस्तुओं से आने वाली एक्स रेज के ध्रुवीकरण का अध्ययन करेगा। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में समाचारों में रहे VYOM-2U का सर्वाधिक सटीक वर्णन करता है? इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। पर्यावरण अनुकूल प्रणोदन प्रणाली जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है और सुरक्षा में सुधार करती है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 118, साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज CSGC 2.0 का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? ये किया यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है। MEIT ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के साथ साझेदारी में
यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज CSGC 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया इसके द्वारा। नेक्स्ट है 119, यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज, जो लंपी स्किन डिजीज होती है LSD के संबंध में यहाँ पर सही कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है यह एक संक्रामक वायरल रोग है जो मवेशियों और भैंसों की सभी नस्लों को प्रभावित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है यह एक जूनोटिक रोग है। यह जूनोटिक रोग नहीं है, अर्थात जो मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर इस वायरस का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। 1 और 3 बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 120, हाल ही में खबरों में रही SIG 716 राइफल का निर्माण किस देश में होता है? ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 121, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें देखना है। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक मौली कवि हैं। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है उद्वंत प्रकाश के लेखक चंदेश्वर हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो बी आंसर इसका सही ऑप्शन होगा। राजनीति रत्नाकर राजनीति पर एक मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ है, ना कि ये मौली कवि हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ रहा है बी में, तो बी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 122, पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी स्थूल भद्र के द्वारा। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 123, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? यहाँ पर इब्राहिम लोदी के काल में देखना है बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? ये किया था दरिया खां नूहानी के द्वारा। ए आंसर इसमें ठीक है। नेक्स्ट है 124, विद्यापति ने अपने काव्यों की रचना तिरहुत ने वैनवार वंश के किस शासक के समय में की थी? ये की थी शिव सिंह। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। 125 है भोजपुर के उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? इसमें यहाँ पर था ये संतन सिंह। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 126, बिहार की प्रमुख रियासतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है। गिद्धौर रियासत मुंगेर के दक्षिणी भाग में स्थित था। ठीक है, दरभंगा रियासत के संस्थापक गिरिधर धारी सिंह थे। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो दरभंगा राज्य के संस्थापक गिरिधारी नहीं बल्कि पंडित महेश ठाकुर थे। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद दो ऑप्शन ही एलिमिनेट होते हैं। अब जिसमें पहला होगा तो वो तो सही होगा, तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 127, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखने हैं। पहला है 1 अप्रैल 1912 को बिहार और ओडिशा को बंगाल से अलग किया गया और इन्हें एक एकल प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित भी किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन 1 अप्रैल 1912 को बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को, ये प्रसाद सिन्हा है यहाँ पर, बनाया गया। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें बनाया गया था 1 अप्रैल 1912 को सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ही ठीक है। ए आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 128, निम्नलिखित कथनों में से सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है बिहार देश का पहला राज्य है जिसने आज़ादी के तुरंत बाद बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 पारित किया। इसमें यहाँ पर सही है पहला ऑप्शन, 1950 में किया था। दूसरा ऑप्शन है इस एक्ट को पारित कराने में दरभंगा के महाराजा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो दरभंगा के महाराजा सर कामेश्वर सिंह और अन्य जमींदारों ने कड़ा विरोध किया था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ही ठीक है। ए आंसर इसमें सही है 128 का। नेक्स्ट है 129, बख्तियार खिलजी के संदर्भ में सही कथन इसमें बताने हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय मुंगेर में की थी।
गलत है, ये मुंगेर में नहीं थी। 1198 ईस्वी में बिहार शरीफ पर विजय प्राप्त की थी। तीसरा ऑप्शन, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय मुंगेर में बनाया। ये मुंगेर में नहीं बनाया था, बिहार शरीफ में बनाया था, तो केवल एक ही ठीक होगा, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 130, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? ये मीर जाफर को किया था, ए आंसर इसमें सही है। 131 है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें देखना है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले क्रमशः कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास हैं। ठीक है, ये क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर पहले नंबर पर कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, पहला ऑप्शन तो इसमें ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन आवरण वाले यहाँ पर 3 जिले जो न्यूनतम बता रहा है, यहाँ पर शेखपुरा, अररिया और जहानाबाद, ये गलत है। इसमें शेखपुरा, अरवल और बक्सर है। दूसरा ऑप्शन गलत है, सही पूछा गया, केवल एक ही सही होगा। नेक्स्ट है 132 है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। कोपेन ने अपनी जलवायु विभाजन में बिहार के उत्तरी भागों को CGA के रूप में यहाँ पर दर्शाया था। इसमें पहला ऑप्शन इसमें गलत है, CGA के रूप में नहीं दर्शाया था, जबकि यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखें जो कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के उत्तरी भाग को CWG और दक्षिणी भाग को AW जलवायु के रूप में परिभाषित किया था, तो पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ पर दक्षिणी भाग को AW के रूप में किया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, बी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है 133, ढेला भाग जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले से मुख्य रूप से संबंधित है? यह है रोहतास, ए आंसर सही है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? यह किया गया मुजफ्फरपुर में, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 135, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है? ये भागलपुर नहीं करता है, डी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, प्रतिशत के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? इसमें डी ऑप्शन है, गया, डी आंसर है। नेक्स्ट 137, बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसमें 1999 में किया गया था, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय रुपए में कितनी है? ये है यहाँ पर 66,828 रुपये, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 139, निम्नलिखित में से यहाँ पर देखना है सही कथन कौन से हैं? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 2 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किया गया था। इसमें यहाँ पर गलत है, ये 2024-25 में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 28 फरवरी 2025 विधानसभा में पेश किया गया था, तो गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा है, यह राज्य का 18वां नहीं है, 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है, दोनों ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन बताना है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का बाल लिंगानुपात कितना है? ये है 935, बी आंसर इसका सही है। अब यहाँ से मैथ्स के और रीजनिंग के सवाल स्टार्ट हैं। यदि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, 31 दिसंबर, तो 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? इसमें ये बताना है। 31 दिसंबर 2003 को इसमें बुधवार था, तो इसमें ना एक फॉर्मूला होता है 144, 025, 036 और 146। इसमें पूरे 12 जो महीनों के नाम है वो दे दिए गए हैं, तो इसमें लीप ईयर कोई सा भी नहीं है, तो ये सामान्य ईयर के लिए ये फॉर्मूला। तो इसमें 31 दिसंबर ये 2003 की बात की गई है, तो इसमें यहाँ पर दिसंबर में देखें, इसमें तो 6 है, दिसंबर में इसमें 6 है, और जबकि यहाँ पर 7 मार्च में इसकी बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च में कितना है? 4 है। तो इसमें यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे, 31 दिसंबर हो गया, ये 31 दिसंबर में कितना आया था? यहाँ पर 6 आया था। इसके बाद वाली 2 डिजिट लेंगे,
3 हो गया। अब 2003 में जो लीप ईयर होंगे ना, इसमें बाद में 2 डिजिट में देखें तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे लीप ईयर के लिए, तो यहाँ पर 0 ही आएंगे लीप ईयर। तो यहाँ पर बुधवार था और इसमें यहाँ पर 6 हो गया और 2000 के लिए इसमें 6 जोड़ा भी जाता है। बस इतना काम करना है और 7 से इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर 6 और 1 7 हो गया, 7 और 3 10, 10 और 6 16 का इसमें 6 हो गया और 3 और 1 इसमें 4, 46 हो गया। इसमें यहाँ पर करेंगे 7 से डिवाइड, 7 6 इसमें हो गया 42, तो इसमें आया 4 और डेज, इसमें 4 और डेज आ गए। अब इसको यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 पहला था आया संडे, फिर आया मंडे, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसमें ना ये दिन ठीक है, जो इस दिन आएगा ना वही दिन होगा यहाँ पर। अब 7 मार्च का देखें तो 7 हो गया, मार्च में कितना आया था 4 आया था, इसमें कितना है 0 5 है। अब इसमें जो लीप ईयर होंगे 0 और 5, बाद की 2 डिजिट को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें यहाँ पर आएगा एक ही लीप ईयर होगा, ये जो आएगा ना यहाँ पर एक लीप ईयर होगा और 2000 के लिए इसमें 6 ऐड कर देते हैं, जबकि यहाँ पर 1900 के लिए इसमें कोई भी ऐड नहीं किया जाता है, बस सिंपल 4 डिजिट लिखी जाती हैं। 7 4 हो गया 11, 11 और 5 हो गए 16, 16 और 1 17, 17 और 6 हो गया इसमें 23, 23 में अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 3 जा हो गया 21। यहाँ पर 2 और डेज हुए तो 1 और यहाँ पर 1, 2 लिख लिए हमने संडे और मंडे। यहाँ पर जो होगा ना सोमवार होगा, तो मंडे आया, इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 142, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर एनी वे को यहाँ पर ये लिखा जाता है, बस इसको उल्टा कर दिया है, इसको भी यहाँ पर उल्टा कर दिया है, तो इसमें कोस्टली को क्या लिखा जाएगा। इसमें कोस्टली को यहाँ पर जैसे कि ये 3 वाली COS ये लिख दिया, COS, यहाँ पर SOC सॉरी, यहाँ पर इसका जो उल्टा होगा SOC होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा YL और T, तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 143, सुमन बिंदु ए की ओर 3 किलोमीटर, सुमन बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, यहाँ पर हमने सपोज कर लिया बिंदु ए है और इसे 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, ड्राइव करती है, वह दाएं मुड़ती है, ऐसे दाएं मुड़ गई और ये कितना 4 किलोमीटर ड्राइव किया इसने, फिर वह यहाँ से दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी तो ऊपर होगा 3 किलोमीटर होगा ये, अंत में वह एक और बार दाएं मुड़ती है, यहाँ पर ऐसे दाएं मुड़ गई है, इस तरीके से मुड़ गई, फिर यहाँ पर इसमें बोला गया है, इसमें यहाँ पर दाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर यहाँ पर ड्राइव करती है, अंत में वह एक बार और दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुँचने के लिए यहाँ पर 6 किलोमीटर ड्राइव भी करती है। यहाँ पर कितना कर रही है ये 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो फिर यहाँ पर है बिंदु ए पर, फिर उसे पहुँचने के लिए यहाँ पर ये 6 किलोमीटर इसने ड्राइव किया, तो बिंदु ए पर कितना पहुँचने के लिए यहाँ पर ड्राइव करेगी ये बताना है, और किस दिशा में है, तो ये पूर्व दिशा में होगा, इधर तो ये पूर्व दिशा में हो गया, और यहाँ पर होगा ये 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर कितना हो गया ये तो यहाँ पर 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पर इसका 3 हो गया और 3 6, ये तो पूरा का पूरा आ रहा है ना 6, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर हो गया, तो इसमें जो होगा यहाँ पर बचेगा ये 2 किलोमीटर बचेगा, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर होगा और वो भी पूर्व की ओर, तो इसमें जो आंसर होगा सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है, कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों को सही क्रम को दर्शाता है जैसा वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो इसमें जो दर्शाता है पहले होगा मेलोडी, यहाँ पर 5 होगा, 5 से ही सारे स्टार्ट हो रहे हैं, 5 होगा, फिर होगा यहाँ पर मेथेनॉल, फिर होगा यहाँ पर मैथेनॉल होगा, फिर उसके बाद मेथड होगा, मैट्रिसिस होगा, फिर मेट्रो होगा, तो इसमें जो आंसर आएगा सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 145, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी तरह से समान है और एक इसमें अलग है, वो बताना है। अब इसमें CEIO इसको देखें, अब सी देखते हैं, सी तो इसमें कितने पर आता है 3 पर आता है, ई आता है यहाँ पर 5, आई आता है इसमें आई आता है 9 पे, आई जे हाँ 9 पर आता है, और ओ आता है 15 पे, 3 5 9 15 ये आया। तो इसमें देखें यहाँ पर प्लस के 2 ऐड हो रहा है, इसमें प्लस के 4 ऐड हो रहा है, इसमें प्लस के 6 ऐड हो रहा है, तो 2 4 6 की इसमें सीक्वेंस बन रही है। तो इसी तरीके से देखेंगे एच आता है 8 पे और जे आता है
यहाँ पर 10 पे, फिर n आता है 14 पे, ठीक है, और u आता है इसमें 21 पे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही गलत हो गया, इसमें बन ही नहीं रही है सीक्वेंस। बी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 146। यदि किसी व्यक्ति को अपनी पूंजी के 1/4 पर 3% 2/3 पर, यहाँ पर 5% तथा शेष पर 11% दर से साधारण ब्याज मिलता है। यहाँ पर ये दे दिया है। इसने यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कुल पूंजी कितनी है। इसमें हमने सपोज कर लिया 1200 रुपये। इसमें 1/4, इसमें 1/4 देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 300 हो जाएगा। और ये कितना 3% इसका निकालेंगे तो 3% कितना हो जाएगा, 9 होगा। फिर यहाँ पर 2/3 के लिए बोला है। इसमें इस 2/3 इसका कितना होगा, 800 रुपये होगा। इसमें 2/3 800 रुपये आ गया। अब 800 का इसने 5% के लिए बोला है, तो इसमें आएगा 40 आ गया। फिर इसने यहाँ पर बोला जो भी बाकी का बच गया। अब इसमें बाकी का जो बचा, इसमें 1/4 और 2/3। फिर इसमें जो भी बाकी का बच जाएगा उसका निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/12। 1/12 को निकालेंगे इसका तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। 100 अब इसका 11% के लिए बोला गया, ये रहा 11%। फिर 11% जो होगा इसका, ये आएगा यहाँ पर 11 ही, क्योंकि 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो कुल ब्याज है इसमें 9 आया, 40 आया और यहाँ पर 11 आ गया। इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर 9 प्लस के इसमें 40 और प्लस के 11। इसमें यहाँ पर एक ऐसी डिजिट मान लेते हैं जिससे कि यहाँ पर सारी जो भी ये संख्याएं 1/4 2/3 पूरा कट हो जाए, आसानी हो जाती है उसे करने की। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 60 आ गई। कुल जो ब्याज दर है, अब जो दर प्रतिशत निकालेंगे तो 60 आई है। और टोटल कितना अमाउंट माना था, 1200, और क्रॉस कितना है यहाँ पर 100। इसमें 2 0 से 2 0। अब यहाँ पर 6 से कट करेंगे 10 हो गया, और इसमें 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसमें कितने आई, 5%। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 147। एक व्यक्ति 320 आमों को 400 रुपये की लागत मूल्य पर बेचता है, उसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा। इसमें यहाँ पर जो 400 सीपी है, ये 400 लागत मूल्य मतलब कि सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर यहाँ पर दे दिया है 320 एसपी के, ये दे दिया। अब जो एसपी डिवाइड में सीपी एक से बड़ा आ जाए तो वहाँ पर होता है लाभ, अगर कम आ जाए तो वहाँ पर हो जाती है हानि। तो इसमें जो आया है 400 यहाँ पर सीपी बराबर 320 एसपी, तो यहाँ पर 400 और डिवाइडेड बाई 320 और इक्वल्स टू हो जाएगा एसपी, और जो सीपी है इसको नीचे लेके चले गए तो ये ना बड़ा ही आएगा क्योंकि ऊपर बड़ी डिजिट है, तो इससे कट कर लिया। यहाँ पर 8 से 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32, 5/4। जो एसपी आया 5 आ गया और सीपी आया कितना, 4। तो इसमें लाभ ही होगा। अब लाभ प्रतिशत हम निकाल देते हैं, तो लाभ प्रतिशत जो प्रॉफिट प्रतिशत होगा इसमें से 5 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड में सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी डिवाइड में सीपी, और क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर 100। तो इसमें 4 से कट करेंगे 25, तो इसमें जो आएगा ना 25%, क्योंकि 5 में से 4 गया तो एक ही बच जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 25% होगा। सी आंसर इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 148। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। इसमें 20% की हानि पर बेचा है, हम इसमें मान लेते हैं 100 रुपये, 100 रुपये मान लिया। अब 20% की हानि पर बेचा मतलब कि 80 रुपये, ये हो गया। फिर यहाँ पर कह रहा है इसने 5% का फिर लाभ, इसमें 5% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, यही हुआ। अब यहाँ पर जो इसमें 25 यूनिट है, अभी इसमें इन दोनों का जो डिफरेंस आया ये आया 25। अब जो 25 यूनिट है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो यहाँ पर 1 यूनिट जो आएगी वो किसके आ जाएगी, 4 रुपये के बराबर आ गई। और इसने अब क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 100 यूनिट का निकालना है तो 400 रुपये हो गया, इसमें सीधा सीधा है। 100 यूनिट का ही तो निकालना है, यहाँ पर 1 यूनिट का 4 आया तो 400 रुपये हो गया। सी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें 150, अभी 149 भी है। 149 में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। यहाँ पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। फिर यहाँ पर बोला है वही राशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ये 21 वर्षों में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई राशि है, यहाँ पर कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। यहाँ पर 7 ईयर्स में यहाँ पर एक राशि दुगनी हुई तो प्लस का 1 हो गया। अब इसमें कितना करना है, यहाँ पर 4 गुनी करनी है, तो 1 तो कितना हो जाएगी, यहाँ पर प्लस के 3 तो 4 गुनी हो गई, तो यहाँ पर 7 3 जा
21, यहाँ पर इसमें आ जाएगा 21। नेक्स्ट है 150, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 10,648 रुपये और 2 वर्ष में यहाँ पर 9,680 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर इसमें क्या होगी, इसमें ये निकालना है। अब यहाँ पर होता है मूलधन, मूलधन को हम इसमें बोलते हैं प्रिंसिपल बोलेंगे। फिर होता है मिश्र धन, मिश्र धन ए होगा इसमें अमाउंट। और दूसरा हम मान लेते हैं, दूसरा मिश्र धन A2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ष में इसने बोला है 2 ईयर्स में कितनी हो गई, यहाँ पर जो ये हुई है 9,680 रुपये, ये हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा जो मिश्र धन है 10,648 रुपये बोला है, ये बोला है। फिर यहाँ पर इसमें देखें तो ये जो हो रहा है इससे 1 वर्ष में ही हो रहा है, ये 1 वर्ष में हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 3 वर्ष हो गए ना, ये 3 ईयर्स हो गए। तो इसमें यहाँ पर आवश्यक जो रेट होगी इसमें से तो इसको माइनस करेंगे और डिवाइडेड में ये आ जाएगा और इंटू 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें आएगा 10,648 और माइनस का 9,660 और डिवाइडेड बाई 9,680, 9,680 है और क्रॉस यहाँ पर 100। इसको इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इसको यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो और ये कट जाएगा यहाँ पर पूरा। तो इसमें यहाँ पर 10% ही बचेगा। तो इसका जो आंसर होगा 10%, बी आंसर इसका सही है।